गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास आईबीसी बुक फर्स्ट रेनबो एंड चैप्टर नंबर 5 एंड उसका टॉपिक है हमारा इंडिया गिफ्ट टू द वर्ल्ड, यानी इंडिया के गिफ्ट जो कि पूरे वर्ल्ड को है, यूनिवर्स को दिए हुए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है हाउ योगा यूज, यानी योगा किस तरह भरपाई करता है, कैसे उपचार करता है, योगा एज ए ट्रीटमेंट कैसे इसका यूज किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके यूजेस क्या है, वो सब एंड पार्ट सेकंड है प्योरिटी इज पावर। प्योरिटी इज पावर यानी पवित्रता ही शक्ति है, यानी प्योरिटी किस किस फील्ड में, किस किस फील्ड में होनी चाहिए, वो सब इस चैप्टर में राइटर ने डिस्कस किया है। तो चलिए आज हम इंडिया गिफ्ट टू द वर्ल्ड चैप्टर में उसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है कि योगा किस तरह हेल्प करता है। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। राइटर ने बताया है जैसे कि योगा का इम्पोर्टेंस यानी सिग्निफिकेंस क्या है योगा करने का। जैसे सुबह सुबह हम मॉर्निंग के टाइम उठते हैं और योगा करते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स हमारी बॉडी को होते हैं, वो हम सभी इसके बारे में अवेयर हैं। और वैसे भी हमें पता है कि योगा कैन बी ए थेरेपी फॉर कैंसर। सबसे बड़ी जो डिजीज होती है प्रेजेंट टाइम में कैंसर, उसका जो ट्रीटमेंट है योगा के द्वारा किया जाए, यानी काफी हद तक, काफी लेवल तक उसे कम किया जा सकता है, डिक्रीज किया जा सकता है। सेकंड है योगा कैन बी ए थेरेपी फॉर इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी यानी जैसे बांझपन की किसी को दिक्कत होती है तो उसका भी उपचार इसके द्वारा किया जाता है। फिर लंग डिजीज, लंग यानी डिजीज यानी हमारे फेफड़ों से रिलेटेड कोई डिजीज होती है तो उसका ट्रीटमेंट भी योगा के द्वारा पॉसिबल है। फिर इसमें बताया गया है कि इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब होता है जैसे कि ना नींद में चलने की बीमारी, रात के समय सोने के बाद कई ऐसे होते हैं, कई बंदे जो कि नींद में चलने लगते हैं और कई तो ऐसे होते हैं दो दरवाजा खोलकर वहां तक आ जाते हैं, तो उस बीमारी का इलाज भी, इंसोम्निया का ट्रीटमेंट भी योगा के द्वारा किया जा सकता है यदि इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए। इसी तरीके से हाई ब्लड प्रेशर, आजकल हर घर में देखते हैं कि बीपी की शिकायत या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी जो है, डिजीज है, सबको होती है, तो उसका ट्रीटमेंट भी इसके द्वारा किया जा सकता है। इसी तरह टेंशन है, तनाव है, स्ट्रेस है एंड डिप्रेशन है, इन सब का ट्रीटमेंट इसके द्वारा किया जा सकता है। इसी तरह राइटर ने बताया ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस यानी जैसे हमारी जो बोन्स होती है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, वो सारी जल्दी जल्दी फटाफट टूटने लगती हैं, ठीक है, उसको भी योगा के द्वारा हेल्प किया जा सकता है, उसका उपचार किया जा सकता है। इसी तरीके से जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, गठिया रोग, जॉइंट में जो पेन होता है जगह जगह, जितने भी हमारी बॉडी में जॉइंट होते हैं सब में पेन होने लगता है, तो उस डिजीज का ट्रीटमेंट भी योगा के द्वारा किया जा सकता है। योगा के टाइप्स बताए गए हैं जैसे प्राणायाम, ध्यानाम, ये सारे जो टाइप्स हैं वो उस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। इसके अलावा राइटर ने हमें ये बताया है कि देयर आर न्यूमरस बेनिफिट्स ऑफ योगा, योगा के बहुत सारे असंख्य बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं। देखिए उसने डिस्कस करते हुए बताया है योगा डिक्रीजेस द लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन नेम्ड कार्टिसोल इन द बॉडी इन द ब्लड एंड हेल्प्स रिमूव स्ट्रेस, कि योगा जो है वो डिक्रीज करता है, कमी करता है किसमें, द लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन, यानी स्ट्रेस जिस हार्मोन से, यानी स्ट्रेस जब हमारी बॉडी में होता है तो एक हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन का नाम होता है कोर्टिसोल, हमारा जो कि ब्लड में होता है और वो हमें हेल्प करता है उस स्ट्रेस को रिमूव करने में। क्या योगा, ओके, तो योगा करने से हमारे बॉडी में जो टेंशन नामक स्ट्रेस का जो हार्मोन होता है कार्टिसोल, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, उसको डिक्रीज, उसके लेवल को डिक्रीज कर देता है। इसी तरीके से है द मेडिटेटिव प्रैक्टिस ऑफ योगा रिड्यूस द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ बॉडी टू स्ट्रेसेस एंड लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। हमारी बॉडी में फ्लाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स की जो प्रक्रिया होती है उसको भी ये बैलेंस में बनाकर चलता है और स्ट्रेस का जो लेवल होता है हमारे माइंड में उसको डिक्रीज कर देता है। इसी तरीके से है द ऑक्यूरेंस ऑफ ट्विस्टिंग, इन्वर्टिंग एंड कंप्रेसिंग इन द योगा पोस्टर्स। जैसे हम योगा करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम हमारी जो बॉडी होती है उसको बिल्कुल से मतलब खींचते हैं ऊपर की तरफ और कई बार क्या करते हैं नीचे की तरफ बिल्कुल से जमीन में, ग्राउंड में, लैंड में लेकर आते हैं और हमारी जो पूरी जो बॉडी पोस्टर्स हैं वो क्या हो जाते हैं एक तरीके से, एक जैसे कह सकते हैं एक्सरसाइज योगा हो जाता है उससे, और हमारी जो बॉडी का बैलेंस है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहता है और उससे मेडिटेटिव पावर जो हमारी होती है, सोचने समझने की, चिंतन करने की, ध्यान करने की जो पावर होती है
वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो कई बार ये कंप्लेंट्स आती है कि बच्चों को याद नहीं होता, रिमेम्बरिंग पावर बहुत कम होती है, कि याद करते हैं भूल जाते हैं। अगर ये बीमारी है, ये भी एक तरीके की बीमारी है कि फटाफट फॉरवर्ड कर देना किसी भी चीज को जो हमने याद किया है। पढ़ते बहुत हैं, स्टूडेंट्स में कंप्लेन रहती है पढ़ते बहुत हैं लेकिन याद नहीं रहता। तो इस बीमारी को, इस डिजीज को यदि हमें इसके लेवल को कम करना है तो हमें डेली योगा करना चाहिए। इसी तरह उसने बताया है कि इंक्रीजेस postures, body postures increases the circulation of blood and body fluids, which improve the body's ability to deliver the required material to allow healing to take place। यानी जो सांस लेना, सांस की किसी को प्रॉब्लम होती है, ब्रेथिंग में प्रॉब्लम होती है, तो अस्थमा की जो प्रॉब्लम होती है, उन सब का सॉल्यूशन इस योगा के रेगुलर या कंटिन्यू प्रैक्टिस से किया जा सकता है। योगा हेल्प्स मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, उसको भी नॉर्मल फंक्शन में मेंटेन करने में जो योगा है काफी हद तक हेल्पफुल रहता है। एंड इन्फ्लेमेशन रेस्पॉन्सिव योगा पॉजेज इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ। हमारी जो मसल्स होती है, कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारे जो रेस्लर्स होते हैं, जो पहलवान होते हैं, उन लोगों की मसल्स बहुत ज्यादा मतलब हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर उसको भी मेंटेन करना है तो कई तो क्या होता है कि शरीर, हमारी जो बॉडी होती है उसमें स्ट्रेंथ होती है एक तरीके की, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं कि मसल्स जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है अगर हम डेली योगा नहीं करते हैं। अगर वही योगा हम डेली करने लगे, हमारे रूटीन की जो लाइफ है उसमें अपना ले, फॉलो कर ले, तो हमारा जो मसल सिस्टम है, हमारी जो मसल्स है वो प्रॉपर वे में रहेंगी। एंड प्रिवेंट डिजीज लाइक आर्थराइटिस एंड ओस्टियोपोरोसिस। और हमारी बॉडी में जो आर्थराइटिस है, गठिया रोग, और जो हड्डियों का जल्दी जल्दी टूट जाना, ये सारी जो बीमारियां होती हैं उनसे प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है यदि हम योगा डेली करें। योगा प्रोजेस इंप्रूव द लंग कैपेसिटी टू फंक्शन। हमारी जो लंग कैपेसिटी होती है, हमारे जो फेफड़ों की जो कैपेसिटी होती है, यानी खाने को डाइजेशन, कई को प्रॉब्लम्स होती है कि खाना पिया डाइजेस्ट नहीं होता, तो इन डाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसको हमें सॉल्यूशन योगा द्वारा किया जा सकता है। इन दिस वे योगा इज वेरी यूजफुल टू हेल्थ। इस तरीके से राइटर ने बताया है कि योगा जो है उसका यूज करने से हमारा जो हेल्थ है वो प्रॉपर वे में मेंटेन रहेगा और हमें डेली योगा करना चाहिए। तो घूम फिर के इस सारे चैप्टर में ये जो फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का हाउ योगा इज, इसमें जो राइटर है उन्होंने बेनिफिट्स ऑफ योगा के बारे में डिस्कस किया है कि योगा ही एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो काफी चिप है, सस्ता है, और इसका डेली यूज करके हमारी डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम अपने हेल्थ को बहुत ज्यादा मतलब क्वांटिटी तक इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें डॉक्टर्स के पास जाकर, डेली जाकर चेकअप कराने की और अपना मनी स्पेंड करने की जरूरत ही नहीं है यदि हम इस प्रैक्टिस ऑफ योगा को अपनी लाइफ में फॉलो कर ले। और वैसे भी किसी ने कहा है हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारा हेल्थ अच्छा है तभी तो हमारे पास वेल्थ बनने का कोई फायदा है। यानी अगर हमारा हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो हम डेली टू डेली डॉक्टर्स के पास जाके हमारे मनी स्पेंड करते रहेंगे, उसमें कोई फायदे वाली बात नहीं है। तो राइटर कहता है कि हमें योगा को हमारी डेली लाइफ में अपनाना चाहिए। इसीलिए वो कहता है देयर आर मेनी न्यूमरस बेनिफिट्स ऑफ योगा इन आवर लाइफ या ह्यूमन लाइफ, इसलिए हमें फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमें योगा के इंपॉर्टेंस के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में राइटर ने बताया है। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट है प्योरिटी इज पावर। प्योरिटी यानी होता है पवित्रता। अब देखिए पवित्रता किस चीज की होती है? पावर यानी ताकत या स्ट्रेंथ, स्टेमिना रह सकते हैं कि हमारा जो स्टेमिना है, हमारी पावर है, हमारी स्ट्रेंथ है, सब कुछ क्या है? प्योरिटी। प्योरिटी यानी होता है पवित्रता। पवित्रता किसकी? प्योरिटी ऑफ माइंड। हमारे दिमाग की जो प्योरिटी है वो सबसे पहले होनी जरूरी है। हम प्योरिटी ऑफ एयर, हवा की, प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण की। अब देखिए प्योरिटी ऑफ एयर, प्योरिटी ऑफ एयर का मतलब है कि हमें जैसे कि ना ग्रीनरी जो है, ग्रीन प्लांट्स है, हमें छोटे छोटे सैपलिंग्स हैं, पौधे हैं, वो लगाने चाहिए ताकि जो हमें एयर मिले वो क्या मिले? बिल्कुल प्योर मिले। ठीक है, किसी प्रकार की डिजीज, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में प्योर पॉल्यूटेड एयर की वजह से ना हो, तो हो गया प्योरिटी ऑफ एयर। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट,
एनवायरनमेंट में देखिए हमारा क्या था, हमारी फैमिली भी आती है। फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, जैसा एनवायरनमेंट किसी बच्चे को, किसी चिल्ड्रन को, स्टूडेंट को घर पे मिलता है, वैसा ही फॉलो वो बन जाता है, उसका माइंड वैसा ही बन जाता है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही उसका माइंड ढल जाता है। तो इसमें होता है प्योरिटी इज पावर, प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट जरूरी है, प्योरिटी ऑफ वाटर। जब हम प्योर वाटर पियेंगे तभी तो हम डिजीज से फ्री रह पाएंगे, बीमारियों से रहित रह पाएंगे। अगर हम इम्प्योर या पॉल्यूटेड वाटर पीते हैं तो हम, हमारा जो सोचने समझने का, हम कई प्रकार के डिजीज के विक्टिम बन जाते हैं और मनी स्पेंड करने लगते हैं, वेल्थ स्पेंड करने लगते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। यानी प्योरिटी हर फील्ड में होनी चाहिए ह्यूमन लाइफ के, उसके कैरेक्टर में प्योरिटी होनी चाहिए, उसके चरित्र में पवित्रता होनी चाहिए, किसी को बुरे नजर से नहीं देखना चाहिए। ये सब क्या है, प्योरिटी के ही एक पार्ट है। और कभी भी इंसान को, ह्यूमन बीइंग को इगोइस्ट टाइप का जो नेचर होता है, घमंडी टाइप का नेचर, वो कभी फॉलो नहीं करना चाहिए। अब देखिए ये जो सेकंड पार्ट है, प्योरिटी इज पावर, इसमें जो राइटर है उन्होंने एक एपिसोड बताया है, एक घटना बताई है, और वो है घटना कौन सी है, ट्रेन एपिसोड। ट्रेन एपिसोड, ट्रेन यानी सारस, सारस जो होता है उसका एक एपिसोड में किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि हमारे पुराने इंडियन जो माइथोलॉजी थी, हिंदू जो माइथोलॉजी थी, उसमें कई प्रकार के जो ये सेंट्स हुए हैं, उन्होंने कई तरह के प्रीचर्स दिए हैं, उपदेश दिए हैं। उनमें एक हमने सेंट थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो थे उनका इंसिडेंट इसमें डिस्कस किया गया है, गौतम बुद्ध। ओके, तो देखिए इसमें उन्होंने बताया है, ये एपिसोड इन्होंने इसलिए दिया है आप स्टूडेंट्स की कोर्सेज में, ताकि आप क्या है, फ्यूचर जनरेशन है, अगर आप अच्छे होंगे, इन सारी चीजों को यदि आप अपने नेचर में, अपने अंदर ढाल लेंगे, तो शायद आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन होगी वो बेस्ट रिजल्ट देगी, आज से भी बेस्ट रिजल्ट देगी। तो देखिए हमें इस एपिसोड से हमें क्या मोरल मिलता है कि हमें कभी भी इगोइस्ट नहीं होना चाहिए, हमें कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए। यानी हमारा जो नेचर है, हमारे जो नेचर है, हमारा जो माइंड है, उसमें प्योरिटी होनी चाहिए, हमें इगोइस्ट से, ईगो से फ्री रहना चाहिए, हॉटी टाइप का नेचर हमारा नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ मोरल हमें इस एपिसोड से मिलता है। तो देखिए इस एपिसोड को हम डिस्कस करते हैं पहले। इस एपिसोड में बताया गया है कि गौतम बुद्ध एक बार तपस्या कर रहे थे, बिल्कुल शॉर्ट में तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते हैं यानी बहुत लॉन्ग टाइम तक, काफी हार्ड टाइप की कह सकते हैं, यानी तपस्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और तपस्या एक ट्री के नीचे वो बैठे थे, और जब वो वहां बैठे थे तो ऊपर एक जो क्रेन है, हंस जो है, सरस जो है, हंस है, सारस है, उसका एक जोड़ा बैठा हुआ था। और जब वो तपस्या कर रहे थे बिल्कुल हार्ड, तो उस दौरान अपनी जो, जिसे कहते हैं बेस्ट जो होता है, यानी अपनी जो बीट कहते हैं, वो जो है ना, जो बेस्ट मेटेरियल है, जब वो तपस्या कर रहे थे घोर हार्ड काफी, तो क्रेन जो है, यानी काफी इगोइस्ट, इनको गौतम बुद्ध थे, इनको काफी इगो था अपने आप पर कि मेरे जितनी हार्ड है उससे तपस्या कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, जब वो उस ट्री के नीचे खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, उसी दौरान ट्रेन का घोड़ा वहां बैठा हुआ वेस्ट होता है, अपनी जो बीट होती है, या वेस्ट मटेरियल जो होता है, वो ऊपर से उसके ऊपर गिर जाता है, वो ऊपर से आकर गौतम बुद्ध के ऊपर गिरता है। गौतम बुद्ध यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट उनमें था, यानी बहुत ज्यादा सिद्धियां जिन्हें हम कहते हैं, बहुत ज्यादा जिसे कह सकते हैं पावर्स उन्होंने गेन कर ली थी तपस्या द्वारा। और उनमें इतनी, ऐसा माना जाता था जिस एरिया में, जिस विलेज में वो रहे थे, ऐसा माना जाता था कि इनकी जितनी अच्छी, मतलब इनका जितना, इनके जितना बड़ा तपस्वी कोई नहीं है इस एरिया में। जब वो कर रहे थे तो जब वेस्ट उन पर गिरा, तो गिरते ही उनकी तपस्या भंग हुई और उन्हें गुस्सा आया, यानी बिल्कुल फ्यूरी टाइप से, बहुत ही ज्यादा प्रविष्ट वो हो गए, गुस्सा उन्हें आ गया। और उन्होंने क्या किया, तुरंत अपना जो, जैसे तपस्या करते हैं तो एक बाउल सा अपने हाथ में रखता है, तो उन्होंने जो बाउल हाथ में ले रखा था, उस बाउल में से पानी निकाला और उस ट्रेन के ऊपर डाल दिया कि चलो मैं तुम्हें भस्म करता हूँ, तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। अब वो जो ट्रेन का जोड़ा था वही भस्म हो गया, वो सारस वही उसकी डेथ हो जाती है, और तुरंत एसेज में, राख में वो परिवर्तित हो जाता है, जो ट्रेन था वो राख में, एसेज में चेंज हो जाता है, कन्वर्टेड हो जाता है। अब ये जो न्यूज थी,
कि गौतम बुद्ध की तपस्या को किसी ने भंग कर दिया और गौतम बुद्ध ने प्रेम के जोड़े को भस्म कर दिया, राख में बदल दिया, एसिड में चेंज कर दिया। ये जो अफवाह थी, रूमर थी, ये जो इंसिडेंट था उनकी तपस्या के बारे में कि वो बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत ज्यादा मतलब पावर उनमें है, स्ट्रेंथ है उनकी तपस्या में, ये चारों तरफ उस विलेज में फैल गई थी। अब आपको पता ही है जैसे ऋषि थे, महात्मा थे पहले के लोग, और अब के लोग भी करते हैं, जो सच्चे ऋषि होते हैं वो क्या करते हैं कि जगह जगह मांगने जाते हैं, भीख मांगते हैं, एल्म्स मांगते हैं, बेगर्स मांगते हैं, घर घर जाकर, और फिर अपना पेट भरते हैं। वो कभी मतलब कमाने नहीं जाते, बल्कि वो भीख मन उनका ये प्रिंसिपल होता है, डॉक्मा होता है, एक तरीके सिद्धांत होता है कि मांगो, बस इतना ही मांगो कि पेट भर जाए, उससे ज्यादा नहीं। स्टोर करने की जो हैबिट है वो ह्यूमन बींग्स में होती है, हम लोगों में होती है, लेकिन उन लोगों में बहुत कम होती है। वो पूरी तरीके से ईश्वर के प्रति, गॉड के प्रति डेडिकेटेड होते हैं। तो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए वो उस विलेज में यानी भीख मांगने जाते हैं, यानी बैगर मांगने जाते हैं, भिक्षाम देही, हर घर के पास जाते हैं। तो एक घर के पास, एक हट के पास, एक मकान के पास वो पहुंचते हैं, और वहां जाकर जब वो भीख मांगने लगते हैं तो कोई मतलब पहले पहले घर की तरफ जब वो जाते हैं तो उस घर में एक लेडी होती है, ठीक है, पूरा उनका परिवार, उनकी फैमिली है। वो लेडी क्या कर रही है कि अपने मतलब अपने बच्चों व अपनी फैमिली जो मेंबर्स हैं, उनके हस्बैंड हैं, अपने बच्चों हैं, उनके लिए खाना बना रही है। जब वो भीख के लिए आवाज देते हैं कि भिक्षाम दे, तो फिर जो वो लेडी है वो अपने काम में इतना बिजी रहती है कि उसकी आवाज की तरफ ध्यान भी नहीं देती। वो क्या सोचती है कि मैं ये काम कर लेती हूँ, ये काम कर लेती हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से वो एक दूसरे घर की तरफ जाते हैं, तो मतलब वो काम करके फिर वो उसे भिक्षा देती है, और फिर उसके बाद वो दूसरे घर में जाते हैं। तो ऐसे ही एक बूढ़ा किसान होता है, और वो अपने बूढ़े फादर की मतलब सर्व कर रहा होता है, उसकी सेवा कर रहा होता है। तो वो भी मतलब इसी तरह आवाज देते हैं भीख के लिए, तो वो भी लेट हो जाता है मतलब। तो फिर ना वो सारे जो लोग हैं, वो लेडी और वो जो पर्सन है, वो उस गौतम बुद्ध को कहते हैं, हम कोई वो क्रेन या सारस नहीं है जिन्हें तुम अपने गुस्से से भस्म कर दोगे। तो जो गौतम बुद्ध हैं, उन्हें मतलब कि घमंडी नहीं होना चाहिए इंसान को, इसकी शिक्षा मिलती है कि वास्तव में मुझे यानी हर चीज के लिए तब करना पड़ता है, ऐसा कुछ मॉरल इस एपिसोड को पढ़ने के बाद गौतम बुद्ध को समझ में आता है। जब वो घर घर घूमते हैं तो ये जो अफवाह थी कि उन्होंने क्रेन को भस्म किया है, एसिड में चेंज कर दिया, ये चारों तरफ फैल जाती है पूरे गांव में, और जहां भी वो जाते हैं उन्हें इसी बात का ताना या यही बात बार बार रिपीट की जाती है हर घर के बाहर, जिससे कि उनका जो ईगो था वो चेंज हो जाता है। और जब उनका ईगो चेंज हो जाता है, नोबल नेचर में उनका ईगो चेंज हो जाता है, तो वो मतलब हम्बल नेचर के वो बन जाते हैं, नोबल नेचर के बन जाते हैं, और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और उसके बाद में उनका जो नेचर था, यानी ये जो ईगो की जो बुराई उनमें थी, यानी इगोइस्ट टाइप के जो थे, इगोइस्ट नेचर के जो थे, उनमें पूरी तरह प्योरीफाई हो जाते हैं, और वो एक गुड मैन बन जाते हैं। एक तो इंसिडेंट ये है, यानी ईगो का जो नेचर था गौतम बुद्ध का, वो जब घर घर जाते हैं तो घर घर जाने से ही वो इम्प्रूव हो जाता है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। एक तो ये एपिसोड इसमें डिस्कस किया गया है। दूसरा, इसमें हम जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ वॉर ऑफ महाभारत, तो उसमें देखिए हमने दो कैरेक्टर्स में देखे थे, एक को दिखाया हमने युधिष्ठिर और एक देखा था हमने दुर्योधन। तो देखिए युधिष्ठिर जो था वो किसका सिंबल था? युधिष्ठिर किसका सिंबल था? अच्छाई का, यानी वो कौरवों की तरफ से था। युधिष्ठिर कौन था? अच्छाई का, यानी गुड मैन था। ओके, और इसी तरीके से एक और थे, एक और दुर्योधन। दुर्योधन तो वो किसके सिंबल थे? बैड बुरे। दुर्योधन कौन थे? गुड मैन, ये थे बैड। युधिष्ठिर एंड दुर्योधन के एपिसोड के बारे में डिस्कस किया गया है। एक बार उन दोनों में ऐसे मतलब कॉम्पिटिशन हो जाता है कि वो युधिष्ठिर क्या कहता है कि मैं मतलब मैं अच्छा हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, और दुर्योधन क्या कहता है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है। दोनों में झगड़ा हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है, डिस्कशन हो जाता है, और उसके बाद दोनों जो है महात्मा के पास पहुंचते हैं। दोनों जब महात्मा के पास जाते हैं तो महात्मा थे, उन्हें तो हर चीज का पता होता है, क्योंकि वो बहुत बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड भी मालिक होते हैं, और उनमें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। किसी भी चीज को एंड्योर करने की जो पावर होती है, सहन करने की जो पावर होती है, वो उनमें बहुत ज्यादा होती है। एक तरीके का स्टेमिना ऑफ एंड्योर उनमें होता है।
अब देखिए युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों महात्मा के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि मतलब वो युधिष्ठिर कह रहे थे मैं अच्छा व्यक्ति हूँ और दुर्योधन कह रहा था कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। दोनों में कॉम्बिनेशन हो गया। अब इस चीज को डिस्कस करने के लिए, डिसाइड करने के लिए क्या किया गया कि उस महात्मा ने युधिष्ठिर थे, इन्हें क्या कहा कि इस विलेज में, इस गांव में जो हस्तिनापुर है इसमें घूमकर आओ और मुझे एक ऐसा व्यक्ति लाके दो, मुझे एक ब्रांड व्यक्ति लाके दो, मुझे इस पूरे गांव में जो व्यक्ति सबसे बुरा है उस व्यक्ति को ढूंढकर लाके दो। अब इसी तरीके से उन्होंने इसका डिसाइड करने के लिए दुर्योधन को क्या काम किया कि जाओ और इस पूरे गांव में जाओ और मुझे एक गुड मैन, अच्छा व्यक्ति ढूंढकर लाके दो। जो मुझे लाके देगा पहले वो ही मेरी परीक्षा में सफल होगा, मेरे टेस्ट में वही सक्सेस होगा, उसी को मैं अच्छा बताऊंगा। अब दोनों पूरे हस्तिनापुर विलेज में घूमने लगे। वो हर करने जाते, हर जो भी व्यक्ति उन्हें दिखाई देता उसे उसमें कोई ना कोई सही नजर आती, वो पूरा उसे नहीं लगता। और दुर्योधन जहाँ जा रहा था उसे सारे ही बुरे व्यक्ति नजर आ रहे थे, उसे कोई भी अच्छा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। इसी का रिजल्ट था कि जैसे 2 या 3 दिनों को टाइम दिया गया था कि इतने टाइम बाद वह व्यक्ति मुझे ढूंढकर लाके दोनों महात्मा के पास पहुंचते हैं और दुर्योधन को भी कुछ नहीं मिलता और युधिष्ठिर को भी कुछ नहीं मिलता। युधिष्ठिर क्या कहता है कि महात्मा जी मुझे तो सारे व्यक्ति कैसे नजर आ रहे थे, अच्छे ही अच्छे नजर आ रहे थे, गुड लग रहे थे, अच्छे स्वभाव के लग रहे थे। और दुर्योधन क्या जवाब देता है कि मुझे तो सारे व्यक्ति भी बुरे नजर आ रहे थे। क्यों नजर आ रहे थे? महात्मा ने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि युधिष्ठिर कैसा व्यक्ति है, खुद क्या है, गुड मैन, अच्छा व्यक्ति है, इसलिए जहां भी वो जा रहा है किसी न किसी बुरे व्यक्ति में भी वो उस व्यक्ति की अच्छाइयां देख रहा है, यानी वो है उसके लिए गुड मैन है। लेकिन जो दुर्योधन जो है वो क्या है, खुद बुरा है, इसीलिए हर व्यक्ति में उसे कैसा नजर आ रहा है, बुरा नजर आ रहा है, क्योंकि उसका खुद का एटीट्यूड देखने का कैसा है, बुरा है, इसलिए हर व्यक्ति उसे बुरा नजर आ रहा है, ना कि अच्छा। किसी व्यक्ति की अच्छाइयां उसे नजर आ ही नहीं रही है। तो कहने का मीन्स ये है कि महात्मा ने हमें समझाया जो व्यक्ति जैसा होता है उसे दूसरा व्यक्ति वैसा ही दिखाई देता है। तो देखने का हमारा जो नजरिया होता है, एटीट्यूड होता है, उसमें भी प्योरिटी होनी चाहिए। अगर हम खुद अच्छे हैं तो दूसरे अपने आप अच्छे बनेंगे। ऐसे कहा भी जाता है कि अगर फैमिली में अगर एक व्यक्ति अच्छा हो, जो हेड है, या एक व्यक्ति भी अच्छा हो, तो शायद वो पूरी फैमिली के लोगों को कैसा बना देता है, अच्छा बना देता है। तो वही एजुकेशन हमें इससे मिलती है, शिक्षा मिलती है, प्योरिटी इज पावर, जो कि इस चैप्टर में राइटर द्वारा डिस्कस की गई है। तो स्टूडेंट इस तरह आज हमारा जो टॉपिक है इंडियाज बुक इन द वर्ल्ड, इसके 2 पार्ट है, हाउ योगा इज, सेकंड पार्ट है प्योरिटी इज पावर। ये आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।